वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड रेन, इसकी केमिस्ट्री एंड कंट्रोल। अब एसिड रेन क्या है? एसिड रेन का मतलब रहता है वो रेन जिसका पीएच नॉर्मल रेन से लो हो, यानी वो रेन जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू नॉर्मल रेन वाटर। अब ये एसिड रेन बनता कैसे है? ये एक्चुअल में बनता है बिकॉज ऑफ SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जब SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं तो ये वहाँ पे प्रेसिपिटेट के साथ में, चाहे फिर वो स्नो हो, रेन हो, हेल हो या फॉग हो, उसके साथ में रिएक्ट होके एसिड रेन बनाते हैं। और ये एसिड रेन अच्छा खासा डैमेज करती है फॉरेस्ट्स को भी, एक्वस इकोसिस्टम्स को भी और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स को, जैसे ताजमहल वगैरह। और कैसे डैमेज करता है, कैसे बनता है ये रेन, इसके लिए हमें एसिड रेन केमिस्ट्री समझनी होगी, यानी केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन। केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन जो है, इसको हम दो मेजर पाथवेज में समराइज कर सकते हैं। पहला जो पाथवे है वो है सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन 2-3 स्टेप्स में हो जाता है, मैं कहूँगा 3 स्टेप्स में हो जाता है एटमॉस्फेयर में। कैसे? देखिए, जब कंबशन ऑफ कोल होता है या ऑयल या गैस होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर ऑटोमोबाइल्स में, तो होता क्या है, वहाँ पे सल्फर बर्न होके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके SO2 गैस बनाता है। SO2 गैस जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहाँ पे वो, ये दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो ऑक्सीजन या ओजोन के साथ में रिएक्ट करके SO3 गैस बनाता है। अब ये SO3 ऑक्सीजन के साथ में भी बन सकता है और ओजोन के साथ में बन सकता है, लेकिन और एक तरीका है इसका, SO2 OH रेडिकल्स के साथ में, जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ में मिल के रिएक्ट होता है और बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड रेडिकल, HSO3 रेडिकल। ठीक है? और HSO3 रेडिकल क्योंकि रेडिकल है तो फास्ट रिएक्ट करेगा, ये रिएक्टिव होता है, यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाता है, प्लस ये देता है HOO रेडिकल, जिसे हम हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल कहते हैं। ये हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल भी अच्छा खासा रिएक्टिव रहता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो SO3 यहाँ पे बन गया वो SO3 वाटर के साथ में, यानी प्रेसिपिटेट के साथ में मिल के रिएक्ट होता है इसके साथ में, वाटर के साथ, और बनाता है H2SO4। और ये रिएक्शन बहुत ही रैपिड है, जल्दी हो जाती है। अब H2SO4 जब बन गया, वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, रेन वाटर यानी प्रेसिपिटेट, तो उसमें ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होके क्या करता है, ये बनाता है 2 H पॉजिटिव, यानी ये H पॉजिटिव 2 निकल जाते हैं और पीछे रह जाता है SO4 2 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जब प्रेसिपिटेट में बढ़ गई, रेन वाटर में बढ़ गई, तो उसका pH ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो एसिडिक हो जाएगा और रेन वाटर। ठीक है? ये था एक पाथवे। अब दूसरा पाथवे क्या है? दूसरा पाथवे है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन भी हम 3 स्टेप्स में यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, पहला स्टेप है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2। ठीक है? तो ये ऑक्साइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं ऑटोमोबाइल से, पावर प्लांट से और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, क्योंकि जब इनमें फ्यूल बर्न होता है तो इनके साथ में वहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी इस धुएं के साथ में बाहर आ जाते हैं। ठीक है? अब इसका जो रिएक्शन है वो कैसे होता है? एक्चुअल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिल के रिएक्ट होता है एट हाई टेम्परेचर, यानी ये बर्न हो जाता है ऑक्सीजन और बनाता है 2NO। ये 2NO रिएक्ट करता है फिर से ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके HNO3 बना सकता है। ठीक है? स्टेप 2 में, यानी 2NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 नाइट्रिक एसिड, मगर एक्वस यानी पानी में, क्योंकि वहाँ पर रेन वाटर प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, प्लस बनाता है HNO2, इसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। दोनों एसिड से, और दोनों रेन वाटर का या प्रेसिपिटेट का pH कम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल
स्टेप 3 में जाएंगे। नाइट्रिक एसिड जब पानी में जाएगा तो ये ब्रेक होके H पॉजिटिव आयन बनाता है प्लस NO3 नेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब रेन वाटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और pH ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और पानी जो है एसिड, जो रेन है वो एसिड रेन बन जाएगा, उसका pH लो हो जाएगा। अब तीसरा भी एक पाथवे जो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताता हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज से जाता है या ह्यूमन प्रोसेस से जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिल के रिएक्ट होके CO2 प्लस H2O देता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ये एक वीक एसिड है इसलिए ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये H पॉजिटिव आयन देता है और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव आयन देता है। अब ये H पॉजिटिव आयन जब प्रेसिपिटेट में आएगा, रेन वाटर में आएगा, है ना, रेन वाटर में, तो उसका pH लो हो जाएगा, तो जो रेन वाटर है वो एसिड रेन बन जाएगा। क्लियर? यानी रेन जो है वो नॉर्मल रेन से एसिड रेन बन जाएगा जब उसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इस एसिड रेन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये तो एसिड रेन फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स, कहाँ पे नुकसान होता है और कहाँ पे नहीं। देखिए, पहला जो इफ़ेक्ट है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एसिड रेन डिक्रीजेज pH ऑफ वाटर बॉडीज़, ये याद रखना। वाटर बॉडीज़ चाहे फिर वो तालाब हों, दरिया हों, उनका pH डिक्रीज़ होगा, तो एक्वेटिक लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे फिशेस पे या एम्फीबियंस और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स पे। और अगर pH इतना डिक्रीज़ हुआ कि वो 5 से नीचे चला गया, तो इस pH में, इसको हम बिल्कुल एसिडिक pH कहते हैं, इस pH पे इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब इनके जो लार्वे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो इन कंडीशन में, इन एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। क्लियर? दूसरा है फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स में क्या होता है, देखो अगर एसिड रेन हो गई तो एसिड रेन क्या करता है, वो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, उनको सॉइल से लीच करता है, यानी सॉइल से उनको बाहर निकालता है। रेन वाटर हो गया और वो एसिडिक रेन था, इसमें H पॉजिटिव आयन्स हैं, तो H पॉजिटिव आयन्स इन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं। उससे क्या होता है, जब इनको मिट्टी में, जब सॉइल में जब ये न्यूट्रेंट्स नहीं रहे, तो इससे ट्री ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इनमें प्लांट्स में या ट्रीज़ में जो डिजीज़ के खिलाफ लड़ने की क्षमता रहती है, रेजिस्टेंस रहती है, वो ख़त्म हो जाती है और उनमें इजीली पेस्ट्स लग जाते हैं या वो वेदर कंडीशंस को वेदर कंडीशंस में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, कौन? प्लांट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट्स को अच्छा खासा इससे नुकसान हो सकता है। इसके बाद में तीसरा भी एक इफेक्ट है, उसे हम कहते हैं एसिड सॉइल एसिडिफिकेशन या एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। ये मैंने अभी बताया कि जब सॉइल एसिडिक हो जाता है तो इसमें न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। होता क्या है, जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, वो चले जाते हैं और कुछ दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इससे प्लांट ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। यानी जो एलिमेंट्स इनको चाहिए सॉइल में वो नहीं रहते एसिडिफिकेशन की वजह से, बल्कि उनके बदले में दूसरे एलिमेंट आ जाते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, और उससे प्लांट्स में प्रॉब्लम आता है। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी पे भी फर्क पड़ता है। एसिड रेन होगा तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय ऑल्टरिंग हैबिटेट्स और रिड्यूसिंग द हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। अब ये एसिड रेन होगा तो इससे pH सॉइल का, मैंने अभी आपसे कहा, या पानी का अगर कम हो गया तो बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वो स्पीशीज़। या प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी तो उससे जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है, यानी हैबिटेट वहाँ का, उन स्पीशीज़ का जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका हैबिटेट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। अब बिल्डिंग्स पे भी और मोनूमेंट्स पे भी इनका इम्पैक्ट है। जो बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स
लाइमस्टोन के बने रहते हैं या मार्बल के बने रहते हैं, क्योंकि मार्बल और लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो इस पे जब एसिड रेन पड़ता है, जैसे ताजमहल की हम बात करते हैं, इस पे जब ये एसिड रेन पड़ता है तो उससे क्या होता है, ये एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो वो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO3। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट जब बन गया वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो पानी के साथ में, बारिश के पानी के साथ में बह जाएगा। तो इसका मतलब इन बिल्डिंग से जो कैल्शियम है या कैल्शियम कार्बोनेट है वो लॉस हो जाएगा और इनमें खुरदुरापन होगा और ये स्ट्रक्चर जो ये ऑटोमेटिकली लास्ट में डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद में छठा आता है ह्यूमन हेल्थ। एसिड रेन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ह्यूमन हेल्थ पे, लेकिन एसिड रेन जिन चीज़ों से बनती है, फॉर एग्जांपल SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस इन गैसेस से हो जाता है। अब एसिड रेन को कैसे कंट्रोल किया जाए वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यानी FGD। इनको हम स्क्रबर्स भी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है, इस टेक्नोलॉजी में सल्फर डाइऑक्साइड निकालने का तरीका हमारे पास, यानी गैसेस जो निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से या ऑटोमोबाइल से, उनसे हम सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। इनमें करते क्या, हम इन स्क्रबर्स में लगाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलता है चिमनी से बाहर, इंडस्ट्री की चिमनी में जो रहती है या नोज़ल से बाहर निकलते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होकर कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड के बदले में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये ऐसे एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ताकि वहाँ पे एसिड रेन कम हो जाए, इसीलिए हम इन स्क्रबर्स को लगाते हैं। ठीक है, दूसरा है लो नॉक्स बर्नर्स, NOx बर्नर्स। यानी हम कुछ ऐसे बर्नर्स लाते हैं इस टेक्नोलॉजी में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन को कम करते हैं, क्योंकि इसमें कंट्रोल्ड कंबशन होता है। समझ में आई ना बात, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या तो कम होते हैं या तो बनते ही नहीं है, तो इससे भी हम एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी एक टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये अक्सर गाड़ियों में लगाया जाता है। वहाँ पे जहाँ से धुआं निकलता है गाड़ी का, धुएं के साथ में नाइट्रोजन NO जो है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो सीरिया बेस्ड रहते हैं, सीरियम ऑक्साइड के ऊपर बने रहते हैं कैटलिस्ट्स। ये कैटलिस्ट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड को या नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और ये दोनों गैसेस जो है ये हार्मफुल गैसेस नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। तो इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे रुक जाता है या कम हो जाता है और एसिड रेन फॉर्मेशन में कंट्रोल आ जाता है। इसी तरह से कुछ एक्ट्स भी है, फॉर एग्जांपल क्लीन एयर एक्ट CAA। ये क्लीन एयर एक्ट जो है ये बनाया गया है US की तरफ से, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इमिशंस पे कंट्रोल लगाया जाए। कुछ रूल्स बनाए जाए, जुर्माने लगाए जाए, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं या जो जिन गाड़ियों से निकलता है, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए या उनको कंट्रोल में लाया जाए। इस तरह से कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो एसिड रेन से अफेक्टेड हैं, उन्होंने एग्रीमेंट्स बनाए, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। एयर पोल्यूशन कम होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसका इमिशन कम होगा, उससे एसिड रेन की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और एक तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, वो है स्विचिंग टू क्लीनर फ्यूल्स। यानी जो फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में ये सल्फ़र नाइट्रोजन का तो मसला रहेगा ही, लेकिन कुछ फ्यूल्स है अभी जिनको हम ग्रीन फ्यूल्स कहते हैं, या हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोलर व्हीकल्स लगाई जाती हैं, तो इनसे ये गैसेस नहीं निकलती, तो इससे भी एसिड रेन को कंट्रोल किया जा सकता है।
अब इसके बाद में और एक जो चीज़ है जिससे हम एसिड रेन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो है पब्लिक अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल। यानी लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए कि इस एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि अगर सेपरेट यानी इंडिविजुअल कार्स के बजाय हम कार पूलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे कम गाड़ियाँ चलेंगी रोड पे, गैसेस जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैसेस या सल्फर डाइऑक्साइड की गैसेस वो कम बाहर निकलेंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ पे हम फोकस करेंगे, वहाँ से भी गैसेस को ज़्यादा का जो इमिशन है वो कंट्रोल करेंगे। तो इससे हम एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपके समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है।